तो आज आधुनिक भारत के इतिहास शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए यहाँ पर हम ध्यान देते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन में। सबसे पहले यूरोपियों में भारत आते हैं वो है पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, लास्ट में स्वीडिश। हम सबके जिक्र करेंगे, एक एक करके पढ़ना है सभी के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा पुर्तगालियों का आगमन। किसका आगमन? पुर्तगालियों या पुर्तगाली का आगमन। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली का आगमन देख लेते हैं। पुर्तगाली का आगमन, ये पुर्तगाली आते हैं भारत में 1498 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1498 ईस्वी, यानी कि 20 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आता है भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह के कपकडाबू नामक क्षेत्र पर आते हैं। याद रखना है किस क्षेत्र में आते हैं? कपकडाबू क्षेत्र में आते हैं, यानी कि पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली में ये 1498 ईस्वी में कौन आता है? तो वास्को डी गामा। इसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। तो ये ध्यान रखना है, वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह यानी कपकडाबू नामक जगह पर आते हैं। और वहां को उस समय शासक जो होते हैं, यहाँ का शासक जमोरिन रहता है। क्या नाम था शासक का? जमोरिन। ये जमोरिन इनका उपाधि मिला हुआ था, तो याद रखना है ये जमोरिन ने उनको स्वागत किया, लेकिन कुछ विरोध भी वहां पर कुछ लोग किए जो अरबी व्यापारी वहां पर मौजूद थे। खैर यहाँ पर हम देख लेते हैं 1498 ईस्वी में ये भारत आते हैं और भारत के पश्चिमी घाट यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो ये है पश्चिमी घाट और यहीं पर है केरल के, ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह। तो यहीं पर ये आते हैं 1498 ईस्वी के। कितने ईस्वी के? 1498 ईस्वी के आते हैं। और देखो इस एकदम से घाट पर मसाला जो है, मसाला के लिए अनुकूल परिस्थिति माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मसाला के उत्पादन में इन्होंने केंद्र बना लिया, मसाला को अपना केंद्र बना लिया। और यही कारण है यहाँ से मसाला लेकर जब ये व्यापार यूरोप जाते हैं, यूरोप में प्रॉफिट के यानी कि 60 गुना प्रॉफिट इनको होता है, पूरे खर्चा सब एकदम से माइनस करने के बाद। तो दूसरी बार फिर से ये भारत आ जाते हैं 1502 ईस्वी में। कितने ईस्वी में आते हैं? 1502 ईस्वी में आते हैं। तो याद रखना है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा प्रथम बार आते हैं यहाँ पर, और फिर 1499 ईस्वी में यूरोप चले जाते हैं। लेकिन यूरोप में जब ये इस मसाला को बेचता है 60 गुना प्रॉफिट होता है, यही कारण है 1502 ईस्वी में फिर से ये भारत पहुंच जाते हैं। तो अब आ जाते हैं दूसरा, यानी कि दूसरा पुर्तगाली नागरिक कौन होता है? दूसरा पुर्तगाली नागरिक ये कौन है? दूसरा पुर्तगाली नागरिक आप कहेंगे पेड्रो। इनका नाम क्या था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल ये दूसरा पुर्तगाली नागरिक था और ये भारत आते हैं 1500 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में आते हैं? 1500 ईस्वी में आते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा। दूसरा पुर्तगाली का नाम क्या है? क्या नाम था? यानी पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ये कितने ईस्वी में आते हैं? 1500 ईस्वी में आते हैं। अब देखिए पुर्तगाली ने अपने व्यापार को थोड़ा सा विस्तार करना शुरू कर दिया है, यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है। यही कारण है कुछ गवर्नर का नाम भी यहाँ पर जिक्र होता है। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। देखिए बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं गवर्नर बनकर के, पुर्तगाली गवर्नर रहते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहता है 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में इनका कार्यकाल रहता है। ये भारत में आते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में इन्होंने थोड़ा सा अपना पकड़ बनाते हैं और इसी पकड़ को पर एक नीति बनाते हैं। इस नीति के नाम इन्होंने शांत जल की नीति कहते हैं या ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। फिर देख लीजिए 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध होता है। इस चौल के युद्ध में कुछ संघर्ष भी इनको होता है, जैसे कि गुजरात के शासक यानी गुजरात के महमूद बेगरा और मिस्र सेना और तुर्की सेना, इन तीनों के साथ इनका संघर्ष भी होता है जो चौल के युद्ध में देखने को मिलता है। फाइनली 1516 ईस्वी में इन तीनों को इन्होंने पराजित भी किया है। यहाँ पर दूसरा गवर्नर देखने को मिलता है, यानी कि सेकेंड गवर्नर पुर्तगाली गवर्नर। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर का नाम बता दीजिए आप लोग। अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क।
क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। और इनका कार्यकाल रहता है 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक भारत में इसका कार्यकाल रहता है। इसमें देख लीजिए अल्बुकर्क जैसे आते हैं तो 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है, यानी कि गोवा पर अधिकार कर लेता है। तो गोवा पर अधिकार अब किसका होना शुरू हो गया है, पुर्तगालियों का। और 1511 ईस्वी में इन्होंने यानी कि अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का पर भी अधिकार कर लेता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं 1510 ईस्वी और 1511 ईस्वी में इन्होंने दो क्षेत्रों को अपने कब्जा में कर लिया है। तीसरा चीज यहाँ पर देख लेते हैं पुर्तगाली यानी कि अल्बुकर्क को, इन्होंने भारत में भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगाली पुरुषों को विवाह पर जोर देता है, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक रूप में किसको माना गया है, अल्बुकर्क को माना गया है। और तीसरा इन्होंने काम क्या किया, शांत जल की जो नीति था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर आ जाते हैं देख लीजिए। और 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण होता है। प्रथम चर्च का निर्माण होता है और इस चर्च का नाम रहता है सेंट जेवियर चर्च। सेंट जेवियर चर्च, इस चर्च का नाम क्या रखता है, सेंट जेवियर चर्च। तो इस दृष्टि से एक ऑब्जेक्टिव तौर पर बन सकता है सवाल, प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में कब किया गया, 1515 ईस्वी में, किस वायसराय के कार्यकाल में, तो अल्बुकर्क के कार्यकाल में। इस चर्च का नाम क्या रखा गया है, सेंट जेवियर चर्च रखा गया है। अब देख लीजिए एक और यहाँ पर गवर्नर हमें देखने को मिलता है, उसको कहते हैं नीनो डी कुन्हा। तो यहाँ पर तीसरा गवर्नर आपको देखने को मिलेगा, नीनो डी कुन्हा। अब देखो नीनो डी कुन्हा, इनका कार्यकाल रहता है 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। तो नीनो डी कुन्हा देखो, अल्बुकर्क के बाद बहुत होशियार ये थे नीनो डी कुन्हा। इन्होंने आए और 1530 ईस्वी में कोचीन, अपना मुख्यालय कहाँ थे, कोचीन की जगह इन्होंने गोवा को अपना मुख्यालय बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। और यहाँ पर 1534 ईस्वी और 1535 ईस्वी में इन्होंने क्या करते हैं, गुजरात के शासक बहादुर शाह को ये जहाज पर धोखे से हत्या कर देते हैं। 1534 ईस्वी में बसीन पर अधिकार कर लेते हैं, 1535 ईस्वी में उन्होंने द्वीप पर भी अधिकार कर लेते हैं। अब चलिए इससे हट करके थोड़ा सा और हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है ब्रिटिश का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। और यही कारण है दहेज के रूप में ये बंबई प्रांत किसको प्राप्त हो जाता है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त होता है। कितने ईस्वी की बात है ये, 1661 ईस्वी। और देखो दहेज के रूप में क्या मिल जाता है, तो बम्बई, क्या मिल जाता है, बम्बई। किसको मिल जाता है, तो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को, किसको मिल जाता है, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, इसी बम्बई को 1668 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी खाते बेच लेता है। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। अब देखिए पुर्तगाली आते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं दमन का आखिर क्या करना था। दमन हमने बता दिया आपको, कुछ यहाँ पर इन्होंने हमें खेती बाड़ी भी सिखा कर गए हैं, जैसे कि तंबाकू खेती किसने सिखाया, तो यहाँ पर पुर्तगालियों ने। आलू हो या टमाटर हो, ये सारे प्रोसेस किसका देन था, तो आप कह सकते हैं पुर्तगालियों का देन था। अब देखो यहाँ पर ये कार्टेज पद्धति भी अपना लिया था। कार्टेज पद्धति का मतलब क्या हुआ, अगर समुद्री मार्ग से अगर कोई भी व्यापारी अपना जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक परमिशन लेना पड़ता था पुर्तगालियों से, और ये परमिशन फ्री में नहीं देते थे, पैसा यानी कि शुल्क के रूप में यहाँ पर जमा करना पड़ता था। यही कारण है यहाँ पर इनके दुश्मनी में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होना शुरू हो गया, जो इनका पतन का कारण बनता है। दूसरा कारण यहाँ पर देख लेते हैं, देखो मराठों के साथ हमेशा इसका विरोध होता शुरू हो गया, और यही कारण है, एक दूसरा कारण भी ये भी बनता है पतन का। यहाँ पर उस समय मुगल शासक भारत में थे और मुगलों के साथ इनका संबंध ठीक नहीं था, ये तीसरा कारण भी आप कर सकते हैं। और एक और प्रयास अगर आप देखें, यहाँ पर भारतीय महिलाओं के साथ इन्होंने पुर्तगाली पुरुषों पर विवाह पर जोर देता है, जो इनके दुश्मनी का एक और कारण बन जाता है। अब कुल मिलाकर कह सकता है, और इनका जो नीति वगैरह था जो इनका पतन का कारण बनता है, तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं इनका पतन हो गया है। 1961 ईस्वी तक एक फाइनल यूरोप से भारत से चले जाते हैं, गोवा पर अंत में इनका अधिकार भी रहता है, लेकिन 1961 ईस्वी में यहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में हम एक और वीडियो लेकर आएंगे इसके बाद जस्ट, ठीक है ना, तो हम क्रमशः वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। तो अब आएंगे यानी कि अंग्रेजों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सब किए नहीं किए, सारे बना करके भेजेंगे। तब तक के लिए आपको ये कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।